कि यूरेनियम के एटम्स जो सैकड़ों करोड़ों साल तक बने रहते हैं, जबकि किसी न्यूक्लियर रिएक्टर से लीक हुआ सीजियम 137 का एटम बहुत जल्दी टूट जाता है और इसीलिए कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। हमारा ये यूनिवर्स जिसमें हम रहते हैं पिछले 1400 करोड़ साल से वजूद में है, पर इसका ये मतलब नहीं कि ये हमेशा जिंदा रहेगा। मैक्स का ख्याल है कि बहुत कम करके आंकें तब भी हमारे पास 2000 करोड़ साल बचे हैं, पर ये इस बात पर निर्भर है कि क्या सुपर सिमेट्रिक पार्टिकल्स का वाकई कोई वजूद है, वही पार्टिकल्स जिन्हें देखने की नील वाइनर उम्मीद कर रहे हैं और LHC को आज तक नहीं मिले। खाली स्पेस में बैलेंस बनाने वाली सुपर सिमेट्री के बिना सब कुछ सिर्फ 100 करोड़ साल में खत्म हो जाएगा, जो कॉस्मिक नजर से पलक झपकने जैसा है। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मॉन्टी पाइथन की मेरी फेवरेट फिल्म लाइफ ऑफ ब्रायन के अंत में उन्होंने कहा है कि हम नथिंग से आए हैं, वापस नथिंग में जाएंगे, तो हमने खोया क्या? नथिंग। नथिंग यूनिवर्स की शुरुआत भी है और अंत भी, पर उसे एक और नजर से भी देख सकते हैं। हो सकता है यूनिवर्स एक विशाल बुलबुला हो और वो हर चीज जिसका कोई वजूद है और जो इसके बाहर और भीतर फिट होती है वो सिर्फ स्पेस की बर्बादी है। रात के समय जब हम आसमान में टिमटिमाते सितारों की रोशनी को देखते हैं तो ये जान पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि उनमें और हमारे बीच अरबों खरबों किलोमीटर का खाली स्पेस मौजूद है। पर हमारे पुरखे ऐसा नहीं सोचते थे। उनके लिए सितारे रोशनी के सिर्फ कुछ बिंदु थे जो धरती के गिर्द फैली एक अंधेरी चादर पर टंगे थे। आउटर स्पेस था ही नहीं। अब कुछ बोल्ड थिंकर्स फिर से उस आइडिया के सार को अपना रहे हैं, उस आइडिया के छोड़ दिए जाने के 1000 साल बाद। हेराल्ड हुफ्ट 1999 के फिजिक्स के नोबेल प्राइज विजेता हैं, जो उन्हें उस स्टैंडर्ड मॉडल को एस्टैब्लिश करने के लिए मिला था जो आज पार्टिकल फिजिक्स की बुनियाद है। आप उन्हें मॉडर्न फिजिक्स का एक राजा भी कह सकते हैं और साथ ही नथिंग के हाई लॉर्ड भी। मतलब लगभग नथिंग के हाई लॉर्ड, क्योंकि ये निर्जन चट्टान उनका अपना निजी एस्ट्रॉइड है जो अर्थ से 16 करोड़ किलोमीटर दूर के स्पेस में तैर रहा है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उस एस्टेरॉइड को 9491 अटॉफ देने का फैसला किया है। मैं इससे बहुत ही फ्लैटर्ड और ऑनर्ड फील कर रहा हूं, पर एक छोटी सी बात ने मुझे चौंका दिया है और वो ये कि उन्होंने मेरे लास्ट नेम की स्पेलिंग बदल दी है। अब वो टॉफ्ट बन चुका है, जिसके शुरू में कैपिटल T लगता है, और फिर HOOFT, जो वैसे तो ठीक है पर उसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं है। और हेराल्ड ने इसका बदला ले लिया, एक पोएटिक रिवेंज। मैंने फैसला किया कि उस एस्टेरॉइड के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना चाहिए, और उस कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहली शर्तों में से एक ये भी हो कि फ्यूचर के उसके सभी रहने वालों को जो उस एस्टेरॉइड पर रहना चाहें बिना अपॉस्ट्रोफीज के रहना होगा। मिसाल के तौर पर उस एस्टेरॉइड के टेरिटोरियल जोन में दाखिल होने वाले किसी भी शख्स के पास अगर लैपटॉप हो जिसमें अपॉस्ट्रोफी की की हो तो उसे उस की तक को निकालना होगा। अपने एस्ट्रॉइड का राजा होने के नाते हेराल्ड को अपॉस्ट्रोफीज को बैन करने का पूरा हक है, पर एक नोबेल लॉरिएट के नाते वो जानते हैं कि वो फिर भी मौजूद रहेंगी। दरअसल हेराल्ड मानते हैं कि कोई भी चीज जिसका कोई वजूद होता है उसे कभी भी यूनिवर्स से हटाया नहीं जा सकता। ये वो प्रिंसिपल है जिसे कंजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। आपको लग सकता है कि जो जानकारी इन कागजों में भरी है वो इनके इस हालत में पहुंचने पर गायब हो चुकी होगी, पर असल में ऐसा है नहीं। आप जब भी इन कागजों को ढूंढकर फिर से जमा करेंगे, जानकारी वापस मिल जाएगी। हेराल्ड जैसे फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि यूनिवर्स में मौजूद हर चीज को बिट्स या वंस और जीरोस की एक सीरीज द्वारा डिस्क्राइब किया जा सकता है, फिर चाहे वो कागज का कोई टुकड़ा हो, प्लेनेट हो या कोई स्टार। पर कॉस्मोस में एक जगह ऐसी है जहां ये थ्योरी छूटी पड़ जाती है,
ब्लैक होल्स, वो भूखे वॉइड्स जो ज्यादा पास आने वाली हर चीज को हड़प लेते हैं। ब्लैक होल सभी श्रेडर्स से कहीं ज्यादा एफिशिएंट है। ब्लैक होल में जानकारी की न सिर्फ धज्जियां उड़ती हैं, बल्कि वो पूरी तरह गायब भी हो जाती है। 1970 के दशक में एक लेजेंडरी कॉस्मोलॉजिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने दावा किया है कि ब्लैक होल्स चीजों को हमारे विजिबल यूनिवर्स से पूरी तरह हटा देते हैं और जो जानकारी वो निगलते हैं वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। इस बात ने हेराल्ड को पूरी तरह परेशान कर दिया और मैंने कहा, अरे ये तो उस जानकारी से बिल्कुल अलग है जो हम फिजिक्स के बारे में रखते हैं, खास तौर पर एटम्स और उनके भीतरी ढांचे के बारे में। जानकारी कभी गायब नहीं होती और ना ही कभी हो सकती है, और ये उस फिजिक्स के भी खिलाफ होगा जिसे हम जानते हैं। हॉकिंग अपनी बात पर अड़े रहे और उन दोनों के बीच सालों तक बहस चलती रही। फिर एक दिन एक जबरदस्त सोच ने पासा ही पलट दिया। हेराल्ड ने रियलाइज किया कि अगर कभी 9491 थूफ्ट ब्लैक होल में गिरा तो वो बिना कोई निशान छोड़े गायब नहीं होगा। इसके बजाय वो ब्लैक होल को ही थोड़ा सा बदल देगा। ऐसे में ब्लैक होल एक अलग स्टेट में चला जाएगा। तब वो वैसा ब्लैक होल नहीं रहेगा जैसा मेरे एस्टेरॉयड को हड़पने से पहले था। वो एक अलग ब्लैक होल होगा। अपने शिकार को हड़पने के बाद ब्लैक होल फैलने लगता है, जिससे उसका सरफेस एरिया थोड़ा सा बढ़ जाता है। और जब हेराल्ड ने यह कैलकुलेट किया कि उस बढ़ी हुई सरफेस में कितनी एक्स्ट्रा जानकारी समा सकती है, तो उन्होंने पाया कि वो जानकारी ठीक उतनी होगी जितनी कि उसके आखिरी निवाले में थी। एक ब्लैक होल में जितनी जानकारी होती है वो ठीक उस प्रोपोर्शन में और उस हिसाब से रहती है जितना बड़ा उसका सरफेस एरिया हो, ना कि उसके भीतर क्या है। उसके कोई मायने नहीं होते। हर चीज उसके सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम पर नहीं। मतलब ये कि हेराल्ड के खतरे में पड़े एस्टेरॉयड का पूरा इंफॉर्मेशन, कंटेंट और वो सब कुछ जो उस ब्लैक होल ने निगला होगा, वो सब उसके सरफेस एरिया पर छपा होगा। हेराल्ड ने यह भी डिस्कवर किया है कि ये नियम ब्लैक होल्स के अलावा और चीजों पर भी लागू होता है। असल में स्पेस के हर 3 डायमेंशनल वॉल्यूम के भीतर की पूरी जानकारी उस वॉल्यूम के सरफेस एरिया पर पूरी तरह फिट होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स एक ग्रिड से ढका है। इसकी जानकारी का अंदाजा इसके वॉल्यूम को देखकर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हम सिर्फ इसकी सरफेस को ही देख सकते हैं। वैसे भी इस ग्रिड के हर तरफ कोई ना कोई जानकारी मौजूद है। एक पूरे यूनिवर्स के साइज के बॉक्स की कल्पना कीजिए। उसके भीतर की पूरी जानकारी उसकी सरफेस के ग्रिड पर लगभग फिट हो जाएगी। यानी हर वो चीज जिसका कभी कोई वजूद था, उसका पूरा इंफॉर्मेशन कंटेंट उस ग्रिड पर मौजूद होगा। यही नहीं, इस बात के मुकाबले कि उस जानकारी के लिए उसके भीतर कितनी स्पेस है, सरफेस की स्पेस न के बराबर होगी। देखिए, उसूलन आपके लिए पॉसिबल होना चाहिए कि इस यूनिवर्स में जो भी हो रहा है, आप वो सब इसे घेर कर रखने वाली सरफेस पर डिस्क्राइब कर सकें। अगर वो सही हैं, जैसा कि आज ज्यादातर फिजिसिस्ट्स मानते हैं, तो यूनिवर्स में स्पेस की बहुत ज्यादा बर्बादी हुई है। क्योंकि जब वहां कोई जानकारी है ही नहीं, तो वहां वाकई कुछ भी नहीं है। पर यह महिला कुछ नहीं यानी नथिंग के कॉन्सेप्ट को और आगे ले गई। असल में हो सकता है उन्होंने हमारे यूनिवर्स के ही भीतर एक और यूनिवर्स खोज लिया हो जो बिल्कुल कुछ नहीं यानी नथिंग से बना है। अगर मैं आंखें बंद कर लूं और कोई भी आवाज ना आए, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि दुनिया वाकई है? या अगर आप मुझे देख या सुन न पा रहे हों, तो कैसे जानेंगे कि मैं एग्जिस्ट करता हूं? किसी चीज का होना या ना होना, इस पर भी तो निर्भर करेगा कि मैं क्या महसूस करता हूं।